नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीआईपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ भावना और आज के इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे। साथ ही किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की भी कई खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेंगी। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। यह जानकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दी है। मंदिर समिति ने बताया कि पंचमुखी डोली 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए 9 मई की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। कपाट खुलने की तिथि आज बता दें कि कपाट खुलने की तिथि जारी कर दी गई है। 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ धाम जाने वाले सभी दर्शनार्थियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट जल्द ही खुलने वाले हैं। 10 मई को सुबह 7 बजे से खुल जाएंगे कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी। पुजारियों की मौजूदगी में शुभ मुहूर्त निकाला। चार धाम की यात्रा की तैयारियां जोरों पर। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट अब श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही खुलने वाले हैं। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, जिसके कारण सभी दर्शनार्थियों में काफी खुशी और हर्षोल्लास देखा जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट जल्द ही खुलने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दर्शनार्थियों में खुशी देखी जा रही है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे जल्द ही। बता दें कि खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड से हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। 10 मई को सुबह 7 बजे से खुल जाएंगे कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी। पुजारियों की मौजूदगी में शुभ मुहूर्त निकाला। चार धाम की यात्रा की तैयारियां जोरों पर। बता दें कि केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। 10 मई को सुबह 7 बजे से खुल जाएंगे कपाट। 10 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यह एक खुशी और हर्ष की खबर है। जल्द ही केदारनाथ धाम के दर्शन वह कर पाएंगे। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। यह जानकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दी है। मंदिर समिति ने बताया कि पंचमुखी डोली 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। कपाट खुलने की तिथि तय की गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की मौजूदगी में आयोजित एक धार्मिक समारोह में तय की गई है तिथि। श्री ओंकारेश्वर मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया।
5 मई से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5 मई को श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में भैरवनाथ जी की पूजा संपन्न होगी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति 6 मई को श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम प्रस्थान करेगी। 6 मई को प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी, 7 को द्वितीय पड़ाव फाटा, 8 मई को तृतीय पड़ाव होगा। और वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे और क्या कुछ जानकारी है? श्रद्धालुओं में किस तरह से इसका उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए और हिंदुत्व के लिहाज से देखा जाए तो केदारनाथ धाम को लेकर के आस्था हिंदुओं के अंदर बहुत अधिक है। देश के विभिन्न कोने से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए लोग पहुंचते हैं। जिस तरह से 10 मई को जो है केदारनाथ धाम की जो मंदिर के कपाट हैं वो विधि विधान के तरीके से उसको खोला जाएगा। और जिस तरह से देखें कल जब इसके शुभ मुहूर्त इसका निकला और 10 मई जो है वो डेट फिक्स हुई है केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने की। वहीं अगर देखिए उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से बहुत सारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस तरह से अगर हम देखें तो 12 मई को जो है वो बद्रीनाथ के कपाट सुबह 6 बजे खुलेंगे और पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो 18 नवंबर 2023 तक उत्तराखंड के अंदर 56 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 धाम यात्रा की रूट पर जितने भी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो अपना कारोबार करते हैं, उनको भी इससे बहुत लाभ मिलता है। जिस तरह से यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष 56 लाख के लगभग रही, उससे कहीं ना कहीं देखिए उत्तराखंड में जो लोग धार्मिक जो यात्राओं से जिनका रोजगार चलता है उनको इसका बहुत लाभ मिला। और जिस तरह से देखिए हिंदुत्व की जो आस्था का केंद्र है उत्तराखंड और खास करके बाबा केदार की धरती पर लोग आते हैं, बाबा केदार के दर्शन के लिए लोग आते हैं, उनकी जो संख्या है वो बहुत अधिक संख्या होती है। इस बार का जो लक्ष्य है वो 56 लाख से अधिक का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। और जिस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यात्रा को सुगम और सुरक्षित कैसे बनाया जाए इसको लेकर के प्रशासन और सरकार की बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत डिफरेंट है। बेमौसम यहाँ पर कई बार बरसात होती है। तो जो भी यात्री यहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं उनसे यही निवेदन है कि वो मौसम की जानकारी को लेकर के आए, समय पर सरकार के द्वारा जो जनहित में जो मैसेज डिलीवर्ड होते हैं उसको भी ध्यान में रखें। और जिस तरह से सरकार की जो पूरी तरह से एक तैयारी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन किया गया था और इन स्थानों पर एसडीआरएफ को लगाया गया है। एसडीआरएफ की लगातार जो है संख्या है, उनको जो प्रशिक्षण जिस तरह से भौगोलिक परिस्थितियों में निपटने के लिए दिया जाना चाहिए वो लगातार चल रहा है। किस तरह से जहां जहां पर लैंडस्लाइड होती है वहां पर लैंडस्लाइड रोकने के लिए किस तरह से सरकार की तैयारी है, जो अन्य विभाग है, क्योंकि देखिए जब यात्रा चलती है तो इस पे कई सारे विभागों की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुस्तैदी के साथ जो है अपने काम को अंजाम दे। अगर कहीं पर रास्ता बंद होता है तो वहां पर किस तरह से कितनी जल्दी जो है उस रास्ते को खोला जाए, किस तरह से कोई अगर दुर्घटना होती है तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो दवाएं हैं, जरूरी दवाएं हैं वो केदारनाथ धाम में कैसे पहुंचाई जाए, कैसे वो बद्रीनाथ धाम के आसपास मिले, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है वो नजदीक में मिले। और यात्रा को सुरक्षित कैसे रखा जाए ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसमें त्वरित जो है वो एक्शन करते हुए जो घायल है उनको उपचार दिया जाए। तो तमाम चीजें हैं। देखिए कई तरह के विभाग जो हैं वो इससे जुड़े हुए रहते हैं और विभागों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा देखिए जो 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उससे बहुत कुछ जो है उत्तराखंड ने सीखा था। और वही वजह है कि देखिए यात्रा क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं,
श्रद्धालु यहाँ पर जो है अपनी आस्था भाव लेकर के आते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो परिजन यहाँ पर यात्रा के लिए आ रहे हैं उनकी यात्रा बिल्कुल जो है वो सुगम हो और वो सही सलामत अपने गंतव्य की ओर वापस लौट जाए, अपने घर पर वापस पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए इसको लेकर के एक तैयारी की गई है और समय समय पर हम लोग भी जो है वो सरकार से जो तमाम जो मुश्किलें होती हैं या तमाम जो खबरें आती हैं उसको लेकर के हम सरकार से सवाल करते हैं और यही हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि जो लोग यहाँ पर यात्रा के लिए आ रहे हैं वो सुरक्षित और सकुशल जो है अपने घर की ओर यात्रा करके वापस लौटे। जी विक्रम जी, जिस तरह से आपने बताया कि 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए हैं और लगातार भक्तों की आस्था बढ़ती ही जा रही है भगवान केदारनाथ को लेकर, लेकिन ऐसे में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कई लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कब से केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं कि उत्तराखंड के अंदर चार धाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जो है उसमें भी भारी संख्या में पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और टोटल संख्या जो पिछले वर्ष की थी इन पांचों धामों की लगा करके लगभग 56 लाख के लगभग थी। और जैसा रजिस्ट्रेशन का देखिए, रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है कि सरकार को पता रहे कि कौन से लोग हैं, कहां से परिवार आया है, कहां गया है और कहां वापस पहुंचा है नहीं पहुंचा है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड के अंदर जब प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ की, जब जल प्रलय आया था तो बहुत सारे जो ऐसे लोग थे वो आज भी मिसिंग है, उनका कोई अता पता नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोगों के शव है जिनकी कोई शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। तो देखिए ये बहुत जरूरी है, व्यवस्था को लेकर के ये बहुत जरूरी है कि सरकार को पता रहे कि कितने लोग जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। एक दबाव किसी भी धाम पर ऐसा ना पड़े कि जहां पर जो यात्रियों की जो संख्या है उस संख्या से कहीं अधिक जो है वहां पर यात्री पहुंच जाए और वहां पर खाने की दिक्कत हो, वहां पर पानी पीने की दिक्कत हो, वहां पर जो है आवागमन की दिक्कत हो। तो सरकार को देखिए, सरकार अपनी पॉलिसी इसी तरह की तैयार करती है कि जिससे जो लोग यहाँ पर आए उनको कोई किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। और देखिए जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने अपना चार धाम के माध्यम से भी आप जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर भी जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से आप यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पड़ाव के तौर पर अगर देखा जाए तो ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन की सुविधा यहाँ पर की गई है। इसी तरह से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हेली सेवा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और खास करके देखिए जो दर्शक हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं उनको वीआईपी न्यूज यही संदेश देना चाहेगा कि जब भी आप कोई हेली सेवा से आप बुकिंग करते हैं या कोई आप बुकिंग करते हैं तो आप इस बात को पहले सुनिश्चित कर लें कि क्या सही जगह आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस पिछले हुए हैं जिनमें जो है हवाई सेवा के नाम पर यात्रियों को ठगा गया है, परिवहन सेवा के नाम पर ठगा गया है, होटल सेवा के नाम पर जो है वो यात्रियों को ठगा गया है। तो इन चीजों का भी ध्यान में रखना है और किसी भी यात्री के साथ अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको तुरंत जो है जो स्थानीय पुलिस है उससे संपर्क करना चाहिए, जो साइबर सेल है उससे संपर्क करना चाहिए। और सभी के मोबाइल नंबर जो है वो आप गूगल के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, चाहे वो एसएसपी देहरादून हो, चाहे वो एसएसपी टिहरी हो, चाहे वो आप एसपी रुद्रप्रयाग हो। तो आप सभी के मोबाइल नंबर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट में ये सारे चीजें उपलब्ध हैं। और अगर जिन दर्शकों को और अधिक अगर जानकारी चाहिए तो वो वीआईपी न्यूज के माध्यम से भी जानकारियां ले सकता है कि किस तरह से वो अपनी यात्रा को करें और कहां कहां उन्हें दिक्कत हो सकती है या उनको किस तरह की तैयारियों के साथ आना चाहिए। हम लोगों का ये पहले भी पिछले साल भी हम लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया था कि जो लोग चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं तो हम उनका किस तरह से सहयोग करें। और वीआईपी न्यूज हमेशा से सहयोग करता रहा है, आगे भी वीआईपी न्यूज इस तरह का सहयोग करेगा। वीआईपी न्यूज अपने जितने भी दर्शक हैं उनको ये श्योर करता है कि आप अगर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए आते हैं तो आपको
पूरी जो जानकारी है, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जी जी विक्रम जी, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जो है श्रद्धालुओं से ठगी की जाती है रजिस्ट्रेशन के नाम पर या फिर होटल बुक करने के नाम पर, लगातार जो है श्रद्धालुओं से ठगी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा जांच कर ही रजिस्ट्रेशन करें। तो श्रद्धालुओं को यह जानकारी कैसे होगी कि कौन सी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सही है? देखिए, जिस वक्त हेली सेवा की शुरुआत होती है तो पर्यटन विभाग स्वयं जो है वो हेली की पूरी लिस्ट जो है, कंपनियों की लिस्ट यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप अनप्लान करके जब पहुंचते हैं तो आप आनंद फानंद में क्या करते हैं, आप एक्स्ट्रा पैसे दे करके आप बुकिंग कर लेते हैं। आप ये नहीं चेक करते हैं कि आपकी कौन सी साइट है और किस साइट से आपको जो है बुकिंग करानी है। देखिए, इसमें गलती यहाँ पर होती है कि जब हम अनप्लान करके पहुंचते हैं और हम यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर पहुंचने के बाद हम ज्यादा पैसे दे करके हम सारी सुविधाओं को हासिल कर लेंगे। इस तरह की परिस्थितियां तभी आती हैं। और लगातार देखिए, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस हो, उत्तराखंड पुलिस भी जो साइबर सेल है, एसटीएफ है, ये भी लगातार इस तरह की वेबसाइटों की निगरानी करते हैं कि क्या कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हैं। और लगातार, क्योंकि देखिए हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों के संग ठगी की जाती है और उसी टेक्नोलॉजी को कैसे ध्वस्त किया जाए उसको लेकर के लगातार साइबर सेल जो है वो प्रोग्राम चलाता रहता है। और किस तरह से उन लोगों को की अरेस्टिंग की जाए, किस तरह से उन लोगों को पकड़ा जाए, किस तरह से उनकी वेबसाइट को जो है वो ब्लॉक किया जाए, तो तमाम चीजों को लेकर के जो पुलिस विभाग है, क्योंकि उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है यात्रा को सुरक्षित यात्रा देने में, तो कहीं ना कहीं देखिए उनकी भी अपनी तैयारी है और बैठकों का दौर चलेगा। क्योंकि 10 मई 12 मई से यात्रा की जो शुरुआत होगी, उससे 2-3 दिन पहले जो है पूरी तरह से यहाँ पर यात्री पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और जिस वक्त कपाट खुलते हैं उस वक्त का दृश्य देखने के लिए कई बार बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, यात्रा की शुरुआत जो है वो शुरू होने वाली है और सुरक्षित और सुगम यात्रा हो, किसी तरह का व्यवधान यात्रा में ना हो। देखिए, छुटपुट घटनाएं तो होती हैं और जिस तरह से केदारनाथ धाम की यात्रा में आपको लंबा पैदल चलना होता है, तो जब आप यात्रा के लिए आए तो अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करा लें और उसको आप 1 हफ्ते तक वॉच करें और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आए। क्योंकि देखिए 21 किलोमीटर के लगभग जो है आपको पैदल चलना होता है और पैदल जब आप चलते हैं तो कई बार आपकी आदत नहीं होती है। तो पहले से आप अगर इस तरह की यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने आप को पहले से उस तरीके से ढाल लें, मन में एक माइंड सेट कर लें कि आपको यहाँ पर पैदल चलना है, पहाड़ चढ़ना है और फिर आपको किस तरह से जो है वहां पर रेस्ट करना है। तो तमाम चीजें हैं, खाने पीने का आपको ध्यान रखना होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो भौगोलिक परिस्थिति है थोड़ी डिफरेंट होती है सामान्य क्षेत्रों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। सरकार की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। गूगल में भी सर्च करके देखिए, बहुत सारी चीजें गूगल में फेक भी मिलती है, लेकिन बहुत अधिक जानकारियां भी गूगल के माध्यम से मिलती है। और वीआईपी न्यूज तो समय समय पर अपने जो दर्शक हैं उनको सही जानकारी देता रहता है। और हम लोग जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने जो हमारे दर्शक है उनको हमने जिस तरह से यात्रा में सहयोग किया था, इस बार भी हम लोग यात्रा में सहयोग करेंगे। क्योंकि वीआईपी न्यूज के संवाददाता केदारनाथ में भी है, वीआईपी न्यूज के संवाददाता रुद्रप्रयाग में भी है, बद्रीनाथ में भी है, गंगोत्री में भी है, यमुनोत्री में भी है। और जहां से आप उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, चाहे वो राजधानी देहरादून हो या हरिद्वार हो, तो हर जगह चप्पे चप्पे में वीआईपी न्यूज के संवाददाता हैं और एक सटीक जानकारी जो है वो सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं, चाहे मौसम की जानकारी हो या फिर आपको परिवहन की सुविधा हो, खाने के लिए हो। हम लोग सब ये निःशुल्क जो है अपने दर्शकों को बताते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने बताया था और इस वर्ष भी हम लोग जरूर इन चीजों को बताएंगे। जी विक्रम जी, केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालुओं को सावधान, सतर्क और अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की जरूरत है। फिलहाल हमारी इस विशेष चर्चा में तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केदारनाथ धाम के कपाट जल्द ही खुलने वाले हैं। 10 मई को सुबह 7 बजे कपाट खुल जाएंगे। दर्शकों और दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं में कपाट खुलने को लेकर
काफ़ी खुशी नज़र आ रही है और इसी के चलते लगातार साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं को भी ठगा जाता है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया। तो ऐसे में सावधानी पूर्वक रजिस्ट्रेशन करें, होटल के नाम पर उनसे ठगी ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी वह विशेष तौर पर ध्यान रखें, समय समय पर परीक्षण करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ पहुंचे और आजमगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी मंदूरी एयरपोर्ट का लोकार्पण करने पहुंचे। पीएम मोदी ने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया। आजमगढ़ से कई हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने 8 राज्यों को 782 परियोजनाओं की सौगात दी। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ पहुंचे और इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राजनीतिक कई नेता शामिल हुए। आजमगढ़ को एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। प्रधानमंत्री मोदी मंदूरी एयरपोर्ट का लोकार्पण करने पहुंचे। पीएम मोदी ने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया। आजमगढ़ से कई हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ पहुंचे और आजमगढ़ को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री बोले, मोदी दूसरी मिट्टी का बना है। चुनाव में नेता पत्थर लगाकर गायब हो जाते हैं, मैं तेज दौड़ रहा, देश को दौड़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन है। रविवार को आजमगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा, मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 में किए जा रहे शिलान्यासों को कोई चुनाव के चश्मे से ना देखे, क्योंकि 2019 में हमने जो शिलान्यास किए थे उनके उद्घाटन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दौरा है। आजमगढ़ को आज कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और इसी के साथ 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे और फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। वहीं आजमगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पहले अपराध और माफियाओं का गढ़ था, मगर 10 साल में आजमगढ़ की पहचान बदल गई। इससे पहले सुबह वाराणसी में पीएम ने BLW गेस्ट हाउस में 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है, जहां आजमगढ़ से उन्होंने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन, रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन, रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे और फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब। कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 में किए जा रहे शिलान्यासों को कोई भी चुनाव के चश्मे से ना देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी मंदूरी एयरपोर्ट का लोकार्पण करने पहुंचे। करीब देश भर के 15 एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया। आजमगढ़ से कई हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने 8 राज्यों को 782 परियोजनाओं की सौगात दी। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज मंदूरी एयरपोर्ट का उद्घाटन लोकार्पण करने पहुंचे। पीएम मोदी ने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया। साथ ही आजमगढ़ से कई हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। पीएम ने 8 राज्यों को 782 परियोजनाओं की सौगात दी। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। और वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आजमगढ़ से आशीष निषाद जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ को एक बड़ी सौगात आज दी है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ हर्षोल्लास आजमगढ़ के लोगों में देखा जा रहा है? जैसे कि हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री जी का यूपी में दूसरे दिन का दौरा है और आज लगभग आजमगढ़ पहुंचे तो युवाओं में काफी जोश नजर आया और प्रधानमंत्री के पहुंचते ही युवाओं में नारेबाजी भी लगने स्टार्ट हो गई। मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ सहित पूर्वांचल में लगभग 34,000 करोड़ रुपए का और 782 विकास परियोजना का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ से ही किया है। यहाँ पे एयरपोर्ट, आजमगढ़ के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन यहीं से हुआ है और यूनिवर्सिटी के सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन भी आजमगढ़ से ही किया गया है और प्रधानमंत्री ने युवाओं से फ्लैश लाइट जलाकर
400 पार की मांग की भी की है, जिसमें युवाओं में काफी जोश नजर आया। सभी लोगों में आज आजमगढ़ से ही सारे जी नेताओं लोग और सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रधानमंत्री ने कम से कम 732 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। जी जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज जो लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, इसे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ना देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह शिलान्यास कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में 27 मिनट के संबोधन में सारी परियोजनाओं को बताने की कोशिश की है और सभी जी लोगों को 27 मिनट में परियोजना के बारे में बताया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि इसको लोकसभा चुनाव के लिए ना देखा जाए। ये हमारी परियोजना पहले से चलती चली आ रही है, जिसको आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है। जी जी, आजमगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक दल मौजूद रहे, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कार्यक्रम में मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और इसी के साथ कई राजनीतिक दल मौजूद थे। तो ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या कुछ देखने को मिली? तीन लेयर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, जहां पे 4 एसपी और लगभग 14 एडिशनल एसपी की सुरक्षा व्यवस्था कराई गई थी। पूरे तरीके से मदुरई एयरपोर्ट के आसपास का एरिया पूरी तरीके से सील हुआ था। करीबन 6 किलोमीटर से ही बड़ी गाड़ियों को रोक दिया जा रहा था। केवल कार्यकर्ता और मीडिया और केवल अधिकारीगण ही वहां तक पहुंच पा रहे थे। लेकिन इसे भीड़ की देखा जाए तो महिलाओं की संख्या काफी नजर आई है और लगभग लाखों की संख्या में युवाओं सहित महिलाएं वहां उपस्थित थी। जी आशीष जी, हमारी आज की इस विशेष चर्चा में जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ को बड़ी सौगात दी है, जिसके चलते आजमगढ़ वासियों में हर्षोल्लास देखा गया। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी काफी अच्छी देखी गई। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ को आज बड़ी सौगात दी है। देश भर के 15 एयरपोर्ट का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने 8 राज्यों को 782 परियोजनाओं की सौगात दी है। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया गया। आजमगढ़ में आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई राजनीतिक नेता इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना था वह तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 में किए जा रहे शिलान्यासों को कोई चुनाव के चश्मे से ना देखे, क्योंकि 2019 में हमने जो शिलान्यास किए थे उनके उद्घाटन हो चुके हैं। आजमगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दिया। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी के साथ भगवान शिव की बारात भी कई जगह निकाली गई। वहीं शिव बारात में दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा देखा गया। बात हम रीवा की कर रहे हैं, जहां रीवा की शिव बारात में दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा देखा गया। 12 मार्च को प्रभु श्री राम को यह नगाड़ा समर्पित किया जाएगा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े नगाड़े का दर्जा इसे दिया गया है। अयोध्या में प्रभु राम को किया जाएगा समर्पित। बारात में काफी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे।
बैंड बाजा, ऊंट और घोड़ों के साथ भव्य बारात भगवान भोलेनाथ की निकाली गई। पिछली बार यहां दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई बनाई गई थी। बता दें कि जिसमें 5100 किलो की खिचड़ी बनाई गई थी। करीब 3 महीने की मेहनत के बाद फिलहाल इस नगाड़े को बनाया गया है। एक बड़ा नगाड़ा यह भगवान राम को अयोध्या ले जाकर समर्पित किया जाएगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है, लगातार श्रद्धालुओं में श्रद्धा और भी कई गुना ज्यादा बढ़ती ही जा रही है और इसी को लेकर भगवान शिव की बारात में एक भव्य नगाड़ा बनाया गया जो भगवान राम को अब समर्पित किया जाएगा। रीवा में एक भव्य और बड़ा नगाड़ा देखा गया जो 12 मार्च को प्रभु राम को समर्पित होगा। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी के साथ बात अगर रीवा की जाए तो रीवा में एक भव्य शिव बारात निकाली गई जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा देखा गया। 12 मार्च को यह नगाड़ा प्रभु श्री राम को समर्पित किया जाएगा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े नगाड़े को दर्जा मिलेगा। अयोध्या में प्रभु राम को यह समर्पित किया जाएगा। बारात में काफी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। बैंड बाजे, ऊंट और घोड़ों के साथ यह भव्य बारात निकाली गई। पिछली बार यहां दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई बनाई गई थी जिसमें 5100 किलो की खिचड़ी बनाई गई थी। बता दें कि शिव बारात में दिखा दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है, लगातार भक्तों में श्रद्धा और आस्था बढ़ती ही जा रही है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं के दर्शन करने का दौर जारी है। और इसी के साथ अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी प्रवेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रवेश जी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जब से अयोध्या में हुई है, लगातार श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या में लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल महाशिवरात्रि में एक भव्य नगाड़ा बनाया गया जो कि भगवान राम को समर्पित किया जाएगा। किस तरीके से और किस उद्देश्य से इस नगाड़े को बनाया गया है? बता दे भावना आपको। जी हेलो जी आ रही है मेरी? जी बता दें आपको कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से जज A.K. जैन ने नगाड़ा पहुंचे थे रीवा। वहां पर उन्होंने नगाड़ा बारीकी से परीक्षण करने के बाद इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड पर मुहर लगा दी थी। तो एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नगाड़े का नाम दर्ज हो गया है और 12 मार्च को रीवा भेजा जाएगा। और इस नगाड़े का जो वजन है वो 1100 किलो है और इसकी 12 बाय 8 की है। और आयोजक मनीष गुप्ता ने बताया है कि विशाल नगाड़े को 12 मार्च को रीवा से 100 गाड़ियों के द्वारा अयोध्या ले जाए जहां इसे ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। इससे शिव बारात निकाली गई थी महाशिवरात्रि पर्व पर जिसका शुभारंभ राजेंद्र शुक्ल ने किया था। और साथ ही यह भी किया था कि विंध्य क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि ये इस भव्य का एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है। जी प्रवेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक भव्य और बड़ा नगाड़ा है जो भगवान राम को समर्पित किया जाएगा, क्योंकि एक काफी हर्ष और उल्लास का दिन है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो चुकी है, लेकिन इस नगाड़े को अयोध्या पहुंचाने की बात की जाए, क्योंकि यह रीवा में बनाया गया है और इसे अयोध्या पहुंचाने की बात अगर की जा रही है तो किस तरह से इसे अयोध्या पहुंचाया जाएगा? जी बता दें आपको कि इसे 100 गाड़ियों के द्वारा भेजा जाएगा। एक बड़े चल द्वारा अयोध्या इसे पहुंचाया जाएगा और इसे श्री राम लला के मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। अयोध्या में 12 मार्च को ये रैली विशाल रूप से रीवा से निकलेगी और डिप्टी सीएम बता चुके हैं इस चीज के बारे में पहले भी कि ये बहुत भव्य रैली होगी।
जी प्रवेश जी, और इसी के साथ अगर हम बात करें उज्जैन के महाकाल की, तो महाकाल दर्शन करने जा रही भाजपा नेताओं की जो है वह कार पलट गई, जिसमें कई भाजपा नेता मौजूद थे। इसकी क्या कुछ जानकारी है? जी, बीजेपी पार्षद जो है विजय वर्मा ने बताया कि संजीव भारद्वाज के कहने पर ही लोग उज्जैन दर्शन के लिए गए थे और शिवरात्रि के महाकाल दर्शन के लिए भी तैयार हुए थे। जी। पर अर्टिगा से वो लोग खुशी खुशी रवाना हुए थे जी। अपने घर से। कालेश्वर मंदिर के बाद दर्शन से लौट रहे थे जी। विजय वर्मा ने बताया कि वो आगे वाली सीट पर बैठे थे, अचानक तेज धमाके की आवाज आई और कार पलट गई। जी। जिसमें भारद्वाज जो हैं उनका निधन हो गया है। और इधर डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक हैं यूपी के, उन्होंने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए नेता के हालचाल जाना। जी। साथ ही बेहद सौम्य व्यवहार से उन्होंने सबके दिल में जगह बना ली थी, ये कहना है डिप्टी सीएम का। जी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए एक ये बड़ी दुर्घटना है। जी। जी प्रवेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक भाजपा नेता का निधन हो गया और 5 भाजपा नेता जो है घायल हो गए, काफ़ी गंभीर यह दुर्घटना है। लेकिन अगर इस दुर्घटना की बात करें तो किसकी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है? क्या तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है, या सड़क जाम, या फिर किसी अन्य वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है? ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, संभवतः यह टायर फटने की वजह से ही हुआ है। जी, और इसी के साथ उज्जैन की अगर हम बात करें, महाकालेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं और अभी भी लगातार दर्शन करने का दौर जारी है। 48 घंटे तक भगवान के कपाट खोले गए थे। तो फिलहाल और क्या कुछ जानकारी है उज्जैन से? परिवारजन हुए रवाना। संजीव भारद्वाज, मुकुल फौजदार, सरवन कश्यप, शेरेंद्र सिंह, विजय वर्मा समेत 7 लोग सवार थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख प्रकट किया है। महाकाल दर्शन कर वापस लौट रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। कार का टायर फटने से यह बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। महाकाल के दर्शन कर लौट रहे बीजेपी नेताओं की कार पलटी। बीजेपी नेताओं में एक की मौत, वहीं 5 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में कार्यालय प्रभारी संजीव भारद्वाज की मौत हो गई।
वहीं सोशल मीडिया का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते आए दिन वायरल खबरें हमें देखने को मिलती है और इसी के साथ अब 5वीं और 8वीं के पेपर भी वायरल हुए। बता दें कि 5वीं और 8वीं फर्जी पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। राज्य शिक्षा केंद्र ने दर्ज कराई एफआईआर। फर्जी पेपर वायरल करने वाले पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई की। चैनल जीत मिडिल क्लासेस के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है। अभिभावकों से अपील की गई कि प्रलोभन में न आए। सोशल साइट्स पर निगरानी रखने के लिए टीम भी गठित की गई है। परीक्षा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवेश सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवेश जी, 5वीं और 8वीं के फर्जी पेपर लीक हुए, जिसके मामले में क्या कुछ जानकारी है? किस तरह से पेपर लीक हुए हैं? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में सरकारी निजी स्कूलों के 5वीं व 8वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। 11 फरवरी को अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होने वाला था और कहीं ना कहीं ये जीत कोचिंग क्लासेस है और जीत मिडिल क्लासेस और मिडिल कोचिंग क्लासेस, एएसके एजुकेशन, एएसके के मनीष कुशवाहा समेत कई कोचिंग क्लासेस के नाम इसमें शामिल है। तो राज्य शिक्षा केंद्र ने जो है कल साइबर सेल को इसकी शिकायत की और विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज हो गया। जी, इसी के साथ बात की जाए प्रशासन की, और पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए, प्रशासन की सजग कार्यवाही की वजह से ही राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कल एफआईआर जो है भोपाल क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई। साथ ही प्रशासन भी इस पर निगरानी रख रहा है। हमारा भी स्टूडेंट से बस यही कहना है कि कृपया सतर्क रहें और किसी के प्रलोभन में ना आए, क्योंकि यहाँ तक जानकारी मिली है कि भारी भरकम राशि देने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। और इस तरह के फर्जी पेपर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर हमेशा देखे जाते हैं कि वायरल होते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हम अभिभावक से भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि कृपया इन सब चीजों को विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर। तो इन चीजों से थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है हम लोगों को। जी प्रवेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा के फर्जी पेपर लीक हुए हैं, तो यह जानकारी कब हासिल हुई, कब मिली कि 5वीं और 8वीं के पेपर लीक हो चुके हैं? कब यह लीक हुए और कब यह जानकारी मिली? देखिए, 5वीं और 8वीं के पेपर्स कल रात को 10:30 बजे इसकी कंप्लेन की गई थी। कल रात को 10:30 बजे लॉन्च की गई है पुलिस के द्वारा और ये जानकारी हमने आपको साझा कर भी दी थी। कल ही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले साझा की गई थी। तो रात 10:30 बजे इसको एफआईआर हो गई थी, रात को 10:30 बजे के समथिंग। कहीं ना कहीं अभी पुलिस इस चीज पर जांच कर रही है। जिस तरह से आपने बताया है कि पुलिस जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है, तो फिलहाल क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अभी तक तो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और एक चैनल नहीं, ऐसे बहुत सारे चैनल है सोशल मीडिया पर जिनकी मॉनिटरिंग जारी। सवाल ये उठता है कि क्राइम ब्रांच, साइबर सेल अभी तक इस चीज पर निगरानी क्यों नहीं, खुद से स्वतः ही संज्ञान क्यों नहीं ले पाया? देखिए, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते हैं, साइबर क्राइम के मामले बढ़ते हैं और इसी तरह से अब सोशल मीडिया पर यह पेपर वायरल हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, तो किस तरह से जो है ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है? देखिए, ये तो अभिभावकों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी और परीक्षा के समय बच्चों को भी सतर्क रहना चाहिए और किसी भी तरीके के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए बच्चों को, जिससे उनके भविष्य पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र कह भी चुका है कि वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। तो यही कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि बच्चे सतर्क रहें और किसी भी प्रलोभन में आए। किसी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या पर भी कोई भी कोचिंग क्लास के नाम पर, कोई भी पेपर देने के नाम पर यदि आपसे संपर्क करता है तो
सीधे अपने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। जी प्रवेश जी, हमारी इस विशेष चर्चा में तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि 5वीं और 8वीं का फर्जी पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने एफआईआर दर्ज करवाई। फर्जी पेपर वायरल करने वाले पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। वहीं चैनल जीत मिडिल क्लासेस के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसी के साथ और भी कई चैनल्स हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल आज की इस विशेष चर्चा में हमने कई मुद्दों पर बात की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।